नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ, क्या चैट का खुला राज? ये एक सवाल है, लेकिन इस वक्त जो अपडेट आ रहा है वो ये कि सोमवार को एक बार फिर से अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यानी कि अनन्या पांडे से फिर से पूछताछ होगी। पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है। अनन्या पांडे, चंकी पांडे की बेटी अभिनेत्री को एक बार फिर से सोमवार को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। 2 बार पूछताछ, लगभग 4 घंटे आज और 2 घंटे कल, 2.25 घंटे, यानी कि 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद अभी भी एनसीबी को और सारे सवाल पूछने हैं। यानी कि अनन्या से कुछ ऐसी बातें पता चल रही हैं या एनसीबी को लगता है कि अनन्या पांडे से कुछ ऐसी बातें पता चल सकती है कि जिनके सवाल अनन्या से पूछे जाए और जिनकी तलाश एनसीबी को है। तो आर्यन के भविष्य का फैसला करने वाला है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। लेकिन अपडेट इस वक्त का यही है कि अनन्या पांडे को फिर से मंगलवार को 2 दिन बाद और इसी सवाल की तलाश में आज एक बार फिर से अनन्या से एनसीबी की पूछताछ हुई है। क्या है वो चैट, हम आपको अवश्य दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अनन्या अभी एनसीबी और उनसे पूछताछ करेगी। हमारे साथ शिवांगी ठाकुर, जो कि अनन्या पांडे के घर के बाहर से मौजूद है, अरविंद ओझा एनसीबी दफ्तर से। शिवांगी, क्या अनन्या वहां पहुंच चुकी हैं? क्या कोई बात हो पाई है या निकले हुए काफी वक्त हो गया? कितना टाइम लगता है एनसीबी ऑफिस से उनके घर और कितनी देर में पहुंचने की उम्मीद? जो भी अपडेट आपके पास है सबसे पहले बताइए। देखिए सईद, अनन्या अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है। इंतजार है, सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि अनन्या कब पहुंचेंगी। और आपको बता दें कि एनसीबी दफ्तर से, जो कि मुंबई के टाउन इलाके में है, वहां से अनन्या के घर पहुंचने में लगभग 40 मिनट का समय लगता है। तो किसी भी वक्त अनन्या यहाँ पर पहुंच सकती हैं और ये देखना होगा कि अनन्या जब पहुंचेंगी तो क्या आज यहाँ रिएक्शन देती हैं या नहीं। हालांकि कल भी हमने देखा था कि जब वो एनसीबी दफ्तर से बाहर निकली थी, सवाल कई दागे गए थे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है। जरा एक बार यहाँ क्या चहलकदमी हो रही है सईद, आपको दिखा दें। उनके घर के बाहर आप देख सकते हैं, ये पूरा इलाका जो है अब धीरे धीरे सिक्योरिटी गार्ड्स ने खाली कराना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि अनन्या की कोई भी तस्वीर अब बाहर ना आए। जाते वक्त भी, जब सवेरे अनन्या यहाँ से निकली थी, तब गाड़ी के शीशे पर अखबार के पन्ने लगा दिए गए थे ताकि अनन्या की तस्वीर बाहर ना आए। हालांकि एनसीबी दफ्तर पर हमने देखा कि किस तरह से उनके चेहरे पर वो भाव नजर आए, वो घबराहट नजर आई। हालांकि अनन्या के साथ ये प्लस पॉइंट जरूर है कि जब भी वो एनसीबी दफ्तर जा रही हैं, उनके पिता चंकी पांडे उनके साथ हमेशा मौजूद रहते हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए। लेकिन अगर आर्यन खान की बात करें तो उन्हें ये नहीं मिल पाया था मौका कि वो अपने पिता से ये सपोर्ट हासिल कर पाए। रही बात आर्यन खान की, तो इस पूरे मामले की गुत्थी अब अनन्या से जो पूछताछ हो रही है उसी से सुलझेगी। और आर्यन के लिए अनन्या का जो बयान इस वक्त एनसीबी ले रही है, क्या मुश्किलें पैदा करती है या और राहत देती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। सईद, शिवांगी, आप ही का ये सवाल हम सीधे अरविंद के पास लिए चलते हैं। और अरविंद, ये भी बताइए कि वो चैट में जो बातचीत हुई थी, क्या उसका राज खुल पाया है? और अगर फिर से अनन्या को सोमवार बुलाया है एनसीबी ने, तो उसका मतलब क्या हुआ अरविंद? अब देखिए, मैं आपको बताऊं सही, दरअसल 2 दिन की जो पूछताछ हुई है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो स्टेटमेंट अनन्या ने दिया है और जो चैट्स हैं, उसके आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सीनियर ऑफिशियल अपनी जो लीगल टीम है उससे लीगल ओपिनियन लेंगे। जब तक मंडे के को बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और उस दौरान जो है काफी वक्त है, तो लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है अनन्या के बयानों पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अनन्या ने दिया है। साथ ही साथ जो आर्यन और अनन्या के बीच जो चैट्स हैं उसको लेकर जो पूरा लीगल ओपिनियन है वो लेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और इस दौरान जब मंडे को आएंगी अनन्या, तब फैसला लेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कि आगे क्या कदम उठाना है। मंगलवार को सुनवाई है आर्यन की, लेकिन जिस तरह के चैट्स मिले हैं वो उसको लेकर सम्मन किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह भी है सईद की बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सर्च किया अनन्या का घर, उनके घर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किए। यानी कहीं ना कहीं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है उनको कुछ स्ट्रांग लीड मिली थी, इसी वजह से उनके घर पर सर्च किया गया। अदरवाइज अगर किसी तरह के छोटे मोटे एविडेंस मिलते हैं तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सीधा किसी शख्स को सम्मन करती है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसी दफ्तर में बुलाती है। लेकिन
जिस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ 20 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें आर्यन खान भी शामिल थे। इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने इंटरनेशनल लिंक भी स्टैब्लिश किया था, लेकिन अनन्या और आर्यन के चैट के बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने काफी दिनों तक कुछ बोला नहीं था। सीधा अदालत के सामने इस बात का खुलासा किया था, लेकिन उस बारे में भी मीडिया को जानकारी नहीं मिल पाई थी। आज तक ने सबसे पहले बताया था कि आर्यन और बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के साथ ये चैट है, जिसके बाद रेड किया है, पूछताछ हुई है 2 दिन तक बैक टू बैक। जी, अरविंद और शिवांगी, आप दोनों बने रहिए। शिवांगी, जैसे ही अनन्या वहां पहुंचती है हम आपके पास आएंगे। अनन्या आर्यन मामले की एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि एनसीबी को आर्यन और अनन्या का एक चैट मिला है जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है, और उसी के आधार पर अनन्या से पूछताछ भी हो रही है ताकि आर्यन केस में एनसीबी अपना पक्ष और मजबूत कर सके। और इसीलिए अभी अनन्या से पूछताछ खत्म नहीं हुई है। अब अनन्या को सोमवार को एक बार फिर से एनसीबी के सामने पेश होना होगा। अनन्या से फिर से पूछे जाएंगे ढेर सारे सवाल। दो दिन में एनसीबी दफ्तर का चक्कर और ताबड़तोड़ सवाल। सवाल बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर, सवाल आर्यन के साथ ड्रग्स चैट को लेकर, जहां एक एक जवाब काफी अहम हो जाते हैं। हर जवाब आर्यन के भविष्य का फैसला करेगा। हर जवाब बॉलीवुड में ड्रग्स की कड़ी को जोड़ेगा। कुछ नए किरदारों से पर्दा उठेगा, कुछ पुराने किरदारों की मुश्किलें कम होंगी। आज एक बार फिर अनन्या पांडे जब एनसीबी के दफ्तर पहुंची तो मीडिया का जमावड़ा था, भारी सुरक्षा बल था और सामने वो दरवाजा जिसके पीछे समीर वानखेड़े सवालों की लिस्ट लेकर तैयार बैठे थे। वो सवाल जो पहले दिन करीब 2.25 घंटे की पूछताछ में खत्म नहीं हुए, वो सवाल जिनके जवाब अधूरे रह गए। मसलन आर्यन के साथ चैट में ड्रग्स खरीदने की बात है। कितने बार ड्रग्स खरीदी गई? ड्रग्स खरीदने में कौन मदद करता था? क्या तुम सीधे पेडलर से ड्रग्स खरीदती थी? एक बार में कितनी ड्रग्स खरीदी जाती थी? तुमने आर्यन के साथ कितनी बार ड्रग्स ली? तुम लोगों के साथ और कौन ड्रग्स लेता था? पेडलर को किस तरह पैसे दिए जाते थे? तुम पेडलर या सप्लायर से कहां मिलते थे? सप्लायर या सप्लायर से ड्रग्स लाने वालों के नाम बताओ। पहले राउंड की पूछताछ में अनन्या पांडे को वो व्हाट्सएप चैट दिखाए गए आर्यन खान के साथ और सवाल दागे गए। ज्यादातर सवाल पर अनन्या पांडे खामोश रहीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अनन्या से यह भी पूछा कि क्या आपने कभी ड्रग्स का सेवन किया, जिस पर अनन्या पांडे ने इनकार कर दिया। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ था जब आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया था। आर्यन खान के मोबाइल फोन को खंगालने पर अनन्या पांडे का आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट मिला था। वो व्हाट्सएप चैट अदालत में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दाखिल किया था, जिसके बाद अनन्या पांडे को सम्मन किया गया। आज सुबह करीब 11 बजे अनन्या पांडे को एनसीबी दफ्तर बुलाया गया था, जो करीब 2:30 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंची। कल की तरह ही आंखों में चश्मा और सफेद कुर्ता, साथ में पिता चंकी पांडे भी मौजूद थे। अनन्या, आप कुछ बोलना चाहेंगी? अनन्या, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप देख पा रही हैं अनन्या खुद यहाँ पर पहुंची हुई है, चंकी पांडे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखाएं। अनन्या, आप कुछ बोलना चाहेंगी? चंकी पांडे सर कुछ बोलना चाहेंगे? आप देख पा रहे हैं चंकी पांडे और अनन्या ये दोनों यहाँ पर पहुंचे हुए। हमने आपको दिखाई ये तस्वीरें और यहाँ अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सवाल जवाब करेगी, पूछताछ करेगी। दूसरे राउंड की ये पूछताछ है। मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन साफ तौर पर जो अनन्या है उनके चेहरे पर भी परेशानी दिखी, साथ ही साथ जो चंकी पांडे हैं उनके चेहरे पर भी परेशानी साफ दिखी। अनन्या बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस हैं जिनका नाम क्रूज ड्रग केस में सामने आया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अनन्या और आर्यन की चैट।
आज तक के पास वो चैट है जिसकी वजह से अनन्या पांडे का मोबाइल एनसीबी ने जब्त कर लिया और उन्हें महज 2 घंटे के नोटिस पर पूछताछ के लिए तलब कर लिया। वो चैट अब सामने आ गई है। तो सबसे पहले देखिए आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच उस व्हाट्सएप चैट में आखिर बात क्या हो रही थी। आर्यन खान अनन्या पांडे से गांजे का इंतजाम करने को कह रहे थे। आर्यन ने पूछा, क्या कुछ जुगाड़ हो सकता है? इस पर अनन्या ने जवाब दिया, मैं अरेंज कर दूंगी। यही चैट अनन्या पांडे के गले की फांस बन गया। गुरुवार शाम 4 बजे अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंची तो पूछताछ कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और जांच अधिकारी वीवी सिंह ने अनन्या को आर्यन के साथ हुई वो चैट दिखाई। एनसीबी ने पूछा, इस चैट पर आपका क्या कहना है? अनन्या ने जवाब दिया, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सफाई मांगे जाने पर अनन्या ने एनसीबी के अधिकारियों को बताया कि ये आर्यन और उसके बीच सिगरेट को लेकर बातचीत हो रही थी, ड्रग्स को लेकर नहीं। अनन्या ने ये भी साफ कर दिया कि उसने कभी कोई ड्रग्स नहीं ली है। वैसे भी महज चैट के आधार पर एनसीबी कुछ साबित नहीं कर सकी। वैसे तो उसके पास अनन्या और आर्यन के कई चैट हैं जिनमें नशे को लेकर बातचीत है। इसी आधार पर उसने अनन्या को पेशी का फरमान भी सुना दिया, मगर उसके पास ऐसे सबूत या गवाह फिलहाल नहीं हैं जिनसे ये साबित हो सके कि अनन्या ने आर्यन के लिए ड्रग्स का इंतजाम करवाया हो। सॉलिड सबूत मिलता है तो अनन्या पांडे की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, वो गिरफ्तार भी हो सकती हैं। हालांकि अभी तक एनसीबी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है व्हाट्सएप चैट के अलावा। लिहाजा दूसरे राउंड की जो पूछताछ होगी उसमें जरूर पूछा जाएगा कि क्या आर्यन खान को आपने कभी ड्रग्स लेते हुए देखा, और साथ ही साथ अनन्या क्या कभी ड्रग्स ले चुकी हैं या लेती हैं, इस बारे में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ करेगी। वैसे एनसीबी इस कोशिश में जुटी है। उसने बीती रात एक संदिग्ध पेडलर को शिकंजे में लिया है। बताया जा रहा है कि उसका नाम ऐसे कई चैट में आया है जो एनसीबी के हाथ लगे हैं। अनन्या से पूछताछ के बाद उस ड्रग पेडलर से पूछताछ की तैयारी है। दोनों को आमने सामने बिठाकर भी ड्रग्स केस में ठोस सबूत जुटाने की कोशिश है। मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई है। भले ही एनसीबी निचली अदालत में कामयाब रही हो, लेकिन हाईकोर्ट में वो पूरी तरह से पुख्ता सबूतों और तैयारियों के साथ जाना चाहती है, जिसकी एक अहम कड़ी अनन्या पांडे है, जिन पर सवालों की बौछार कर केस से जुड़े जवाब तलाशे जा रहे हैं। दिव्येश सिंह, शिवांगी ठाकुर के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। राजस्थान में एक महिला की हत्या को लेकर अशोक गहलोत की सरकार घिर गई। राजधानी जयपुर के गांव में पायल लूटने के लिए महिला के दोनों पैर काट दिए गए। वारदात के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, पकड़ नहीं पाई है। हैरानी की बात तो यह है कि जयपुर की घटना होने के बाद भी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचा है, और यही कारण है कि विपक्ष अब प्रश्न उठा रहा है कि राजस्थान में महिलाओं पर, लड़कियों पर हिंसा को लेकर कांग्रेसी नेताओं की बोलती आखिर क्यों बंद हो जाती? गाजरी मुड़ी से ऐसे काटे ने, ऐसे वो कटना चाहिए, हमारा फर्ज ये है। गुंडा राज है यहाँ पर और उसके लिए सरकार कुछ नहीं करी। राजस्थान में एक महिला की बर्बर हत्या ने सूबे का सियासी ताप बढ़ा दिया है। दिन दहाड़े बेरहमी से कत्ल ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन जयपुर से महज 40 किलोमीटर दूर हुई इस हत्या पर गहलोत सरकार की चुप्पी परिवार वालों के जख्मों को और गहरा कर रही है। और सरकार के इसी रवैये को लेकर विपक्ष गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। राजस्थान के अंदर जनता में खौफ है गुंडों का, गुंडा राज है यहाँ पर और उसके लिए सरकार कुछ नहीं करी। सरकार ये कहती है हमने एफआईआर करा दी, तो एफआईआर कराई तो हम ताली बजाएं क्या आपके लिए? या आपकी जिम्मेदारी वहाँ खत्म हो जाती है कि आपने एफआईआर करा दी, कि आप इंतजार करेंगे कहीं नई कोई घटना होगी फिर वहां पे भी एफआईआर करा देंगे? घटना है भी इतनी क्रूर जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहशत से भर जाए। खेत पर जानवर चराने गई महिला की चांदी की पायल लूटने के लिए उसके दोनों पैर काट दिए गए और फिर हत्या कर उसे फेंक दिया गया। सूचना मिलता है मैं वो भाग गया, तो पेड़ तो पड़े 2 फुट साइड में दोनों और नाड़ के बाटा लग रहा था।
हमें वो पोजीशन देगी तो वो इसको तो कड़ा के खातिर इसको काट गया। जो चांदी के कड़े थे, पैर में बांटे थे, कानों के अंदर चांदी का, तो इसके लिए इसको काट गया। परिवार वालों को खबर हुई तो गांव वालों के साथ वो मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू की, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई भी सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि पुलिस वाले महिला के शरीर पर हमले के 3 निशान बता रहे थे, जबकि परिवार वालों की माने तो उस पर 15 बार हमला किया गया। और उसके गांव तक 15, उसकी हालत ऐसी थी जैसे साड़ी गाजर मूली को नहीं बंधार सकता है, ऐसी बंधारी हुई हरकत करी है। तो हमारा कहना ये है कि कैसे भी करके इस मुजरिम को हमारे सामने गाजरी मूली से ऐसे काटे ने, ऐसे वो कटना चाहिए। हमारा फर्ज ये है, हम ये चाहते हैं अब उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बुधवार को हुई इस घटना के बाद पूरे गांव में गुस्सा है, क्योंकि न तो अब तक इस हत्याकांड का कोई भी आरोपी पकड़ा जा सका है, न तो कांग्रेस का कोई नेता परिवार को ढाढ़स बंधाने पहुंचा है। सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई नुमाइंदा है नहीं है। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक थे, वो जो 2 बजे की घटना हुई है, 1:30-2 बजे की, लोगों ने उनको फोन किया खूब, जब वो रात को 10 बजे ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड यहाँ रुके हैं। किसी ने उनके खिलाफ लोग व्यास थे तो नारेबाजी कर दी, तो वो गुस्से से चले गए गाली गलौज करते हुए। महिला की हत्या के बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। परिजन समेत गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि दूसरे राज्यों में महिलाओं पर हिंसा का मुद्दा जोर शोर से उठाने वाले कांग्रेसी नेता राजस्थान में हुई दरिंदगी पर चुप क्यों हैं? इस घटना के 24 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के वो नहीं आए। कोई बड़ा कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर, सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया, कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। चाहते हैं कि इस चीज को दबा दिया जाए, और ऐसी अनेकों घटनाएं होती हैं। दिन दहाड़े महिला की हत्या की ये वारदात राजधानी जयपुर के ही एक गांव में हुई। बावजूद इसके गहलोत सरकार पूरी घटना पर चुप्पी साधे है, जिसे लेकर गांव वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जयपुर के जम्वा रामगढ़ में गीता देवी शर्मा का पूरा परिवार इस समय गमगीन है और खतेपुरा गांव में भारी आक्रोश है। जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से गीता देवी की हत्या की गई, उसके बाद परिवार और गांव वाले चाहते हैं कि जो कोई भी इस मामले में आरोपी हैं, उनको जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिले। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जम्वा रामगढ़, जयपुर, आज तक। खबर मुंबई में लगी आग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं ये आग अपने आप में कई सारे प्रश्न छोड़ गई। एक के बाद एक हादसों के बावजूद सरकार की गाइडलाइंस की अनदेखी की जाती है। ऊंची ऊंची इमारतों में सुरक्षा सिर्फ कागज पर नजर आती है, हकीकत में सच्चाई में नहीं। एक तरफ धू धू कर जलता घर और दूसरी तरफ 19वें फ्लोर पर लटकी जिंदगी। मौत दोनों तरफ मुंह खोल कर खड़ी थी। शख्स बालकनी से इस उम्मीद के साथ लटका कि शायद आग की लपटों से जिंदगी बच जाए। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और फिर एक शख्स का हाथ छूटने के साथ ही सांसों ने भी साथ छोड़ दिया। दिल दहला देने वाली तस्वीरें मुंबई के करी रोड में बनी 60 मंजिला बिल्डिंग की है, जहां 19वें फ्लोर पर आग लग गई। आग की लपटों और धुएं के बीच अफरा तफरी मच गई और जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। फ्लोर में आग धधक रही थी और चारों ओर दम घोटने वाला धुआं भरा हुआ था। लिहाजा जान बचाने के लिए शख्स ग्रिल से लटक गया। उसे उम्मीद थी कि किसी तरह मदद से उनकी जान बच जाएगी, लेकिन हाथ छूटने के साथ ही जिंदगी की आस भी टूट गई, जिसने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। जो लटक रहा था, जिसका नाम है राम तिवारी, उसको बचाने के लिए इधर की मैनेजमेंट फेल हुई है। 15 मिनट गाड़ी आने में जो टाइम लगा है, उसके आने के बाद हम लोग जो हमारी फायर की सीढ़ी रहती है वो लगा रहे थे, तब तक वो नीचे आ गया। इसका मतलब इधर का मेंटेनेंस जो कर रहे वो अनस्किल्ड लोग है। और देखने के बाद गद्दे भी डाल देते थे और चादर लगाते थे तो बच सकता था। बिल्डिंग की 19वीं मंजिल पर आग के बाद कई लोगों की जान आफत में फंसी थी। खतरनाक माहौल के बीच कई लोग जान बचाकर निकले। बाहर आके देखा तो काला काला बहुत था। एक बार और उधर कोई कचरा जलाया होगा ना, उसका काला धुआं आया था। मैंने बोला वही होगा, तो बोला नहीं बहुत आग लग रही है। फिर नीचे से फोन आया कि भाई आग लगी है, बिल्डिंग में आग लगी है। तो बच्चे बोले दादी
आपका एज है, आप धीरे धीरे नीचे उतरो, लिफ्ट मत लेना, एक एक फ्लोर करके धीरे उतरना है, बहुत जल्दी मत करना। लगी बी विंग में है तो हम लोग तो धीरे धीरे करके नीचे आ गए। 46 माले आप उतरे? हम 46 से सीढ़ी से उतर के फिर धीरे धीरे आए। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर बिल्डिंग में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। यहाँ रहने वाले बिल्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम्स नहीं वर्किंग कर रहा है बिल्डिंग का, और सब वो सोसाइटी फॉर्मेशन हो गया, बिल्डर अभी भी हैंड ओवर नहीं दे रहा है और ये इलीगल काम करवा रहा है। तो लगता है कि फायर फाइटिंग सिस्टम काम करो तो इतनी भीषण आग नहीं? 100% नुकसान ही नहीं होता। के लिए 2 साल से लड़ रहे हैं, 2 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं आ रहा है। मुंबई की बिल्डिंग में लगने वाली आग हर बार सिस्टम पर सवाल खड़े करती है, जहां नियमों की अनदेखी की जाती है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।